हेलो एस्पिरेंट्स। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का रिज़ल्ट तो आउट हो ही गया है और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो संतुष्ट दिख रहे हैं, कुछ असंतुष्ट बच्चे भी हैं और कट ऑफ को लेके एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि क्या कट ऑफ गया होगा। तो जहाँ तक मेरी अभी तक जो बच्चों से बातचीत हुई, जो चैट में बात हुई, जो कॉल पे बात हुई, जो फेस टू फेस बात हुई, उससे ये निकल के आया कि कैटेगरी वाइज तो मैं कट ऑफ नहीं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर जनरल कैटेगरी के लिए देखा जाए तो 91 नेट क्वेश्चंस पे जो बच्चा है, 91 नेट क्वेश्चंस करेक्ट, ये माना जा सकता है कि 91 जो है वो नेट क्वेश्चंस आउट ऑफ 150, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 में से 91 क्वेश्चन जिसके सही थे नेट निगेटिव निकाल के, उसका जनरल में क्वालिफाई माना गया है और उसको माना गया है कि वो क्वालिफाई कर गया है मेंस के लिए। कैटेगरी वाइज अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि बड़ी उसमें ऊपर नीचे वाली स्थिति है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरा सर जनरल के बराबर था लेकिन नहीं हुआ और मेरी कैटेगरी भी थी, तो एक क्वेश्चन उस पर है। ये चीज़ें आयोग ही क्लियर कर सकता है। अगर वो कट ऑफ जारी कर दे, जिसकी डिमांड भी बच्चे बहुत लंबे समय से, और हर बार होती है ये डिमांड, ऐसा नहीं है कि इसी बार हो रही है, तो जिसकी डिमांड एक रहती है कि आप रिजल्ट के साथ कट ऑफ भी बता दीजिए, ताकि जो बच्चे, या तो आप जो रिवाइज्ड आंसर की है अगर कोई संशोधन है उसमें, किसी भी क्वेश्चन को आपने डिलीट किया है या चेंज किया है, तो आप रिवाइज्ड आंसर की बता दीजिए, जिससे हर बच्चा अपना कैलकुलेट कर ले। और ये उसका अधिकार भी है कि जाहिर सी बात है वो पेपर दे रहा है, और अगर वो आंसर की के हिसाब से कोई क्वेश्चन का आंसर आपने बदला है तो उसको हक है वो जानने का, ताकि वो अगली बार वो गलती ना करे और वो मान ले कि हाँ आयोग इस आंसर को सही मान रहा है। नहीं तो मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस में PYQ इस बार देखा था आपने, बहुत सारे PYQs थे क्वेश्चन के, तो इन केस वो क्वेश्चन आगे फिर कभी रिपीट होता है इस एग्ज़ाम में या किसी अन्य एग्ज़ाम में आयोग के, तो वो फिर से वही गलत करके आएगा जब उसको नहीं पता रहेगा। तो ये तो ज़रूरी है ना कि हमें सही आंसर पता होना चाहिए कि क्या आयोग इसका सही आंसर मान रहा है इस क्वेश्चन का। उसी हिसाब से बच्चे आगे भी तैयारी करेंगे और उस फैक्ट को याद रखेंगे। जब फैक्ट आगे आएगा तो फिर गलत नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये सही बात है कि रिवाइज आंसर की देनी चाहिए, कट ऑफ भी देना चाहिए, दोनों चीज़ें देनी चाहिए। और इतने लंबे अंतराल के बाद न देखें कि जो कह रहे हैं प्रक्रिया पूरी होगी, साल भर लगेगा उसमें, साल भर के बाद देंगे। उससे अच्छा है कि आप रिजल्ट के बाद ही दीजिए उसको, या रिजल्ट के साथ ही दीजिए उसको। तो रिजल्ट के साथ देने से, जैसा अभी बिहार PCS में आपने देखा कि उसमें कट ऑफ उन्होंने दिया, तो अगर वो दे सकते हैं तो आयोग भी दे सकता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी दे सकता है, और वो दे तो कितना अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, क्लियरिटी रहेगी, किसी भी तरह का भ्रम की स्थिति नहीं होगी। जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे सर मेरा 91 के एबव करेक्ट था लेकिन नहीं हुआ, तो अब उसमें भी दो पक्ष हैं। एक पक्ष उनके लिए जो उनको जानता है कि ये बच्चा झूठ नहीं बोलता, ये सही बोल रहा है और झूठ नहीं बोल रहा है, वो उस भी बात पे बिलीव कर रहा है। जो उनको डेप्थ में नहीं जानते, उनके करीबी नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा होगा, इसने किए ही नहीं होंगे सही, या OMR गलत भर के आ गया होगा। तो बहुत सारी स्थितियां हैं। उससे अच्छा है कि कट ऑफ जारी कर दिया जाए, रिवाइज आंसर की जारी कर दी जाए, और बच्चे अपना कैलकुलेट कर लें कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं, वो सब पता चल जाए। तो पहला तो जनरल कैटेगरी के हिसाब से मुझे जो लगता है बातचीत के, कि 91 क्वेश्चंस जो हैं वो नेट क्वेश्चंस, वो ही कट ऑफ होगा जनरल के लिए। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं और 25 में उनका नहीं हुआ, या पहली बार 2026 में देने जा रहे हैं, उनको क्या सीख मिलती है 25 के पेपर को देखने के बाद, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहला तो कि आपको अब जो 150 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, उसमें कम से कम टारगेट करना चाहिए कि हम 100 क्वेश्चन नेट करेक्ट करके आएँ। 100 क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे तो कट ऑफ कितना भी ज़्यादा जाए, वैकेंसी कितनी भी कम हो, आपका श्योर शॉट मेंस में होना ही होना है कि आप मेंस लिखोगे। तो नेट क्वेश्चन 100 को टारगेट करिए कि 100 क्वेश्चन नेट सही हो, मतलब लगभग हम लोग 130 नंबर को टारगेट करें कि 200 में से 130 मार्क्स हमारे मिनिमम आने ही आने चाहिए, तब हम किसी भी कट ऑफ को पार कर सकते हैं, उस स्टेज में रहेंगे। दूसरा, अगर आपको एक स्टडी प्लान चाहिए कि अब हम फिर से सर शुरू कर रहे हैं तो किस तरह से अप्रोच किया जाए पढ़ने को, या आप पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं सर
पढ़ तो सब रखा है लेकिन एक खिचड़ी जैसी बन गई है। किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करें और स्टेप बाय स्टेप पढ़ें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट रिजल्ट मिले। देखिए ज्ञानी नहीं बनना हमें जो है कंपटीशन की एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो पढ़ने का सबसे सही तरीका, अगर 3 स्टेज में आप डिवाइड करते हैं इसको अपनी पढ़ाई को, तो सबसे सही तरीका क्या है? स्टेज 1 में सबसे पहले कोर सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं। कोर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सब आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। यही सबसे बड़े हैं और प्रीलिम्स में इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इनको पढ़ना है और उसके साथ साथ आप इनकी PYQs को सॉल्व करिए। PYQs कहाँ से सॉल्व करेंगे? तो घटना चक्र की जो पूर्वालोकन है वो बेस्ट सोर्स है। वहाँ से आपको केवल PCS के PYQ नहीं, अन्य स्टेट PCS के या आयोग में आए हुए अन्य एग्ज़ाम जैसे RO हो गया या और भी एग्ज़ाम जो होते हैं, UPSSC के एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ भी GS आता है उन सब के क्वेश्चन वहाँ मिलते हैं आपको, और वो भी सब टॉपिक वाइज मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज मिलते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने सब्जेक्ट को पढ़िए, आप PYQ को भी सॉल्व करिए, देख के सॉल्व करिए। उससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ा उससे पूछा क्या जाएगा और किस तरह से पूछा जाएगा, कितने डेप्थ तक हमको याद रखना है। कोई चीज़ बार बार पूछी जा रही है तो मतलब वो और इम्पॉर्टेंट हो जा रही है। बार बार उसी चीज़ को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है तो वो एक तरह से आप प्रिडिक्ट कर पाओगे, खुद प्रिडिक्ट कर पाओगे किसी भी बिना टीचर की हेल्प के, कि ये जो है उस आयोग का पेट क्वेश्चन हो गया, वो घुमा फिरा के ये चीज़ें पूछता ही पूछता है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप बुद्धिज़्म में पढ़ोगे, जैनिज़्म में पढ़ोगे तो वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। महाजनपद हो गए तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी न किसी तरह से। तो ये सब आपको समझ में आएगा कि पेट टॉपिक्स क्या हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। वो कहाँ से आपको समझ में आएगा? PYQs से। तो आपने कोर सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर लिए, सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है, और उसके PYQ के आधार पर अपने नोट्स भी बना लिए आपने। अब आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि वही नोट्स बार बार आपको रिवाइज करने होंगे जब आपके पास नोट्स होंगे। सेकेंड स्टेज क्या आता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेंस में ही आते हैं, जैसे सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, मेंस में ही क्वेश्चन आता है उससे। उसके बाद कल्चर हो गया, मेंस में ही क्वेश्चन आता है उससे। IR हो गया, गवर्नेंस हो गया, पेपर 3 में आप जाएंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन सब से एग्रीकल्चर हो गया, इन सब से क्वेश्चन मेंस में ही आते हैं। उसके बाद GS पेपर 4 जो हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सब मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए प्रीलिम्स में क्वालिफाई होने के बाद हर बार ऐसा नहीं होगा कि मेंस में आपको लंबा समय मिले, 6-6 महीने का गैप हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी 3 महीने में ही वो मेंस करा लेते हैं अगर सही तरीके से हो। तो जब जल्दी होगा तब आप 3 महीने में इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ नहीं पाइएगा अगर पहले से नहीं पढ़ा है। एक बार एटलीस्ट आपने इसको पढ़ रखा है और इसके नोट्स बना रखे हैं, इनके भी PYQs को देख रखा है, तो आपके लिए वो 3 महीने ईजी होंगे। केवल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी होगी और आपका मेंस भी निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़रूरी क्या है कि हम पढ़े, अपना पूरा सिलेबस रहें एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले, ये बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड स्टेज में हम किसको टारगेट करेंगे? मेंस वाले सब्जेक्ट को। फिर थर्ड स्टेज आता है। थर्ड स्टेज मतलब अब आपने अपना पूरा सिलेबस पढ़ लिया, उसके PYQs भी देख लिए, लेकिन नए क्वेश्चन का अभ्यास नहीं किया, वो एग्ज़ाम वाला एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस नहीं की। बहुत सारे लोग OMR ही गलत भर डालते हैं और एक नहीं 4-4, 5-5 क्वेश्चन गलत भर देते हैं और वही उनको बाद में भुगतना पड़ता है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी संस्था की आप समर्पण IAS की चाहें तो उसकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे मार्गदर्शन में कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब आपने ये सब पढ़ लिया तो अपना अब इन्वायरमेंट जो है वो एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट में अपने आप को चेक करिए। अगर यहाँ पे आपका 65% आ रहा है टेस्ट सीरीज़ में तो एग्ज़ाम में भी आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम वाला ही एनवायरनमेंट तो है, उसी लेवल के क्वेश्चंस तो हैं, नए क्वेश्चंस हैं, इनके साथ अपना वो करिए, सेक्शनल करिए पहले, फिर फुल टेस्ट की तरफ बढ़िए। तो टेस्ट सीरीज़ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो आपने पहले पढ़ रखा है तो आप जब टेस्ट सीरीज़ करेंगे तो उसमें एक आपको प्लान मिलेगा कि भाई इस संडे को हिस्ट्री का टेस्ट है, अगले संडे को ज्योग्राफी का टेस्ट है, उसके अगले संडे पॉलिटी का टेस्ट है। तो आप एक एक करके उन अपने नोट्स को जो आपने बना रखे थे इस दौरान 1 और 2 के दौरान, उसको आप पढ़ेंगे और ये टेस्ट देंगे। तो एक तो आपके नोट्स का रिवीजन होगा फिर से, दूसरा उसमें एनालिसिस होगी कि इतना पढ़ने के बाद हम कितना सही कर पा रहे हैं, कौन सी सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो सब आप यहीं पे करके
सतर्क हो चुके होंगे। दूसरा, आप करंट अफेयर को अब पढ़ना शुरू कर देंगे क्योंकि आप एग्जाम के नज़दीक आ गए हैं, तो करंट अफेयर के भी 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में जो PYQs आपने देखे हुए थे उनको भी पलटते रहते चलना है, क्योंकि अब ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि 70 से 80 क्वेश्चन PYQs से रिलेटेड आ जा रहे हैं। जो पिछले साल के PYQs हैं प्रीलिम्स में, उससे रिलेटेड आ जा रहे हैं, तो वो आपको देखते रहना पड़ेगा। तो इस तरह का अगर आप प्रोसेस अपनाते हैं तो 2026 के यूपी PCS को आप आराम से टारगेट कर सकते हैं। उसमें मेंस के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं और इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन ये जो स्टार्टिंग की मेहनत है, देखिए ये आपको करनी पड़ेगी, तभी आप ये सब कुछ कर पाएंगे। जब इस तरह की मेहनत आप करते रहेंगे तो यूपी PCS जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये मेरा प्लान था। और जो गलतियाँ 25 में बच्चों ने की उसको ना करें और सेफ साइड रहने के लिए 100 क्वेश्चंस को टारगेट करें और उसके लिए इस तरह की पढ़ाई की स्ट्रेटजी को अपनाएं। इसी बात को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आप इसमें समर्पण IAS की हेल्प चाहते हैं, अच्छा, इस प्लान के अकॉर्डिंग समर्पण IAS भी आपको हेल्प कर सकता है पढ़ने के लिए। अगर आप फ्री रिसोर्स की तलाश कर रहे हैं, यूट्यूब पे हैं, तो समर्पण IAS के यूट्यूब चैनल पर जाइए। समर्पण IAS ऑफिशियल के नाम से ये यूट्यूब चैनल है। उसमें कोर्सेज सेक्शन में जाइए तो एक अधिकारी बैच के नाम से देखिए कोर्स रन कर रहा है, जिसमें आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और PYQs की एनालिसिस के साथ GS के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। यानी कि जो आपके कोर सब्जेक्ट है ना, जो स्टेज 1 मैंने बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, उनको कवर किया जा रहा है। अधिकारी बैच के नाम से है। ये हर जगह के GS के लिए काम आएगा। आपको केवल PCS में नहीं, RO में भी काम आएगा। अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें GS आता है उसमें काम आएगा। तो ये प्रीलिम्स बेस्ड है, उसको टारगेट करता है। उन बच्चों को इसमें गाइडेंस मिल रही है जो प्रीलिम्स को ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, उनके लिए स्पेशली है। तो इस बैच को आप टारगेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप पेड कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो समर्पण IAS की साइट पर जा सकते हैं, samarpan.is.com है, और उसमें जाके आप टॉप पेड कोर्सेज भी देख सकते हैं। जैसे आप मेंस की क्लासेस और टेस्ट चाहते हैं तो मेंस का भी एक कोर्स है यूपी PCS के लिए। फाउंडेशन कोर्स चाहते हैं आप PCS के लिए तो वो भी है हमारे पास 26 के लिए। और केवल मेंस की मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। 25 और 26 दोनों के लिए है, मेंस एंड मेंटरशिप टेस्ट, मतलब जिसमें मेंटरशिप और टेस्ट वाला प्रोग्राम हो, क्लासेस इंक्लूड ना हो, क्लासेस के साथ चाहते हैं तो वो भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, या दिए गए नंबर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस तरह की हेल्प के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी मुझसे चीज़ें पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करें समर्पण IAS लखनऊ, जहां सक्सेस का भरोसा हर स्टूडेंट के साथ।